अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने यूट्यूब चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आपको वेलकम कहती हूँ। नए आने वालों को वेलकम कहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को शुरू करने से पहले ये बताती चलूँ कि आज का टॉपिक डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम से जो मुराद होता है वो मल्टीपल डिजीज़ होती हैं, कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ को कहा जाता है, जिसमें कोई एक नहीं बल्कि काफ़ी डिसऑर्डर्स शामिल होते हैं। सबसे पहले ये कि इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स के लेवल पे जो है डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होती है, या जहाँ पर भी जेनेटिक कोड में कोई प्रॉब्लम होती है उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। इट इज़ अकर ड्यू टू एबनॉर्मल सेल डिवीजन, यानी जब बॉडी में सेल डिवीजन हमारी क्रोमोसोम्स की जब सेल डिवीजन हो रही होती है उस टाइम पे अगर एबनॉर्मल डिवीजन हो जाए तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। ऐसे में होता क्या है कि एक फुल और एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की तैयार हो जाती है और क्रोमोसोम 21 की, फिर इसकी वजह से डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं और डाउन सिंड्रोम के फिज़िकल फीचर्स तैयार हो जाते हैं। यानी आपके सामने देखने में ऐसी सिम्टम्स आती हैं, ऐसे फीचर्स आते हैं कि आप ये रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि पेशेंट डाउन सिंड्रोम का है। इट इज़ एक्चुअली अ डिसेबिलिटी, आप इसे डिसेबिलिटी कह सकते हैं क्योंकि ये फॉर द लॉन्ग रन जो है लाइफ में चलती है। अर्ली ट्रीटमेंट अगर इसका कर लिया जाए तो ये क्योर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये क्योर नहीं होता, लेकिन ये कि क्योर होने के चांसेस कुछ कम होते हैं अगर इसको आप इग्नोर कर दें तो। अब इसमें हम जब क्योरेटिव एजेंट्स की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले ये है कि पेशेंट को एजुकेशनली भी आप देखते हैं, उसकी एजुकेशनल थेरेपी की जाती है, फ़िज़िकल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी के ज़रिए ठीक किया जाता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है कि कहने का ये मतलब है कि ज़िंदगी के हर मौके पर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इनको फुली सपोर्ट किया जाता रहना पड़ता है। डाउन सिंड्रोम यू कैन से एन एरर इन सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के सिलसिले में एक एरर है जो अकर होती है जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। 700 प्रेगनेंसीज जो होती हैं, यानी 700 प्रेगनेंसीज में से कोई एक प्रेगनेंसी होती है जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है। यानी इसकी रेशो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। रिसर्च देखें तो वो कहती है कि अगर मदर जो है वो ओल्डर देन 35 है, यानी 35 साल की उम्र से ज़्यादा हो गई है, तो फिर बहुत से चांसेस हैं इस चीज़ के। अदरवाइज़ 30 से पहले 1000 में से कोई एक होता है जो डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है, जबकि 40 के बाद रेशो कुछ चेंज हो जाती है और ये 1000 में से 12 की हो जाती है। कुछ स्पेशल सिम्टम्स जो देखने में हमें मिलती हैं वो इसमें होता है कि लो मसल टोन होती है, शॉर्ट स्टेचर होता है यानी कद छोटा होगा पेशेंट का, और फ्लैट नेज़ल ब्रिज होगी यानी कि बिल्कुल चपटा सा नाक होता है, प्रोट्रूडिंग टंग होती है, बाहर को निकली हुई उभरी हुई। याद रखिए कि ये मियाज़मेटिक डिसऑर्डर है और हम मियाज़मेटिक मेडिसिन के बगैर इसको ठीक नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स जो डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं वो एपिलेप्सी और अल्जाइमर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके अंदर, ये दोनों सिम्टम्स के होने के, दोनों डिजीज़ के होने के। अब ये जो मियाज़मेटिक डिसऑर्डर होते हैं इसमें न सिर्फ फिज़िकल फीचर्स में चेंजिंग आती है बल्कि इंटेलेक्ट भी जो है वो डिस्टर्ब होती है, यानी जहानत पे भी असर होता है और ओवरऑल डेवलपमेंट भी चेंज होती जाती है। अगर बच्चा सपोज़ कि बैठना शुरू करता है तो 11th मंथ में करेगा जाके, क्रॉलिंग करता है यानी रेंगता है तो वो 17th मंथ में जाके होगा, और इसी तरह वॉकिंग जो है उसकी 26th मंथ में जाके होगी। ये काफ़ी लेट प्रोसीजर यानी स्लो प्रोसीजर होता है। साथ ही साथ क्या होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है पेशेंट का और पुअर जजमेंटल होता है, यानी फोकस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, जजमेंटल नहीं होता वो। हेल्थ इश्यूज़ का जो इन्हें फेस करना पड़ते हैं उनमें ऐसा होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम हो सकता है, हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं बिकॉज़ वो फोकस नहीं कर सकता, उसका ब्रेन जो है वीक होता है। इसके अलावा अल्जाइमर का मैंने आपको बताया, चाइल्डहुड ल्यूकेमिया हो जाता है, फिर थायराइड कंडीशंस में चेंजिंग आ जाती हैं, एपिलेप्सी हो सकती है और बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनका इनको सामना करना पड़ता है।
विद स्लाइट रिस्क ऑफ थिकनिंग ऑफ आर्टरीज, यानी आर्टरीज जो हैं वो भी थिक हो जाती हैं समटाइम्स। डायबिटीज़ भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है और रेटिनोपैथी भी हो जाती है। तो हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट डाउन सिंड्रोम का है? स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं कुछ, जिनके ज़रिए पता चल जाता है। ये स्क्रीनिंग जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी करवाई जाती है फीमेल की, ताकि पता चल सके कि कोई जेनेटिक ऑर्डर तो चेंज नहीं है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो डिफरेंट थेरेपिस्ट के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स में कॉमनली ट्राइसमी 21 जो है वो होती है और हैविंग 47 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। इसके अलावा ट्रांसलोकेशन होती है, मोज़ेशिज़म होती है। ये 2-3 टाइप्स हैं जो इसकी नॉर्मली देखने में आती हैं, लेकिन बाकी रेयर हैं। ट्रीटमेंट इन होम्यो के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि होम्यो ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। और इसमें क्या है कि इसके लिए आप बेसिकली जो बात है वो याद रखिए कि आइडेंटिफाई द कॉज, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करें कि किस वजह से ऐसा हुआ। क्या फीमेल स्ट्रेस का शिकार थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या कोई सदमा उसने देखा, या कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई शॉक, कोई एक्सीडेंट, कोई भी वजह हो सकती है। आई मीन टू से कोई जो कॉज बनी इस चीज़ की, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज थी, या क्या था, या क्या इनहेरिडिटी प्रॉब्लम थी। ये सारी चीज़ों को नोट करें। इसके मुताबिक जब आप सिलेक्ट करेंगे रेमेडी को तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने में आएंगे। लुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को देखिए कि आप जिसामत के हवाले से जो रेमेडी बनती है उसको भी ज़रूर चूज़ कीजिए। इनमें बहुत ही ज़बरदस्त जो रिज़ल्ट्स देती हैं मेडिसिन वो ब्राइटा कार्ब है, कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया फॉस है हमारी, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ब्रॉड रेंज में ये काम करती हैं। कॉस्टिकम भी अच्छा काम करती है, फॉस्फोरस अच्छा काम करती है, सिलिशिया है, और सिफ्लाइनम इज़ द टॉप रेमेडी, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। इसके ज़रिए अगर हम अपना ट्रीटमेंट किसी पेशेंट का शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है, और ट्यूबर भी बहुत ही ज़बरदस्त है इस सिलसिले में। तो ये है कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए, और देन होम्यो की कोई मेडिसिन या एलोपैथिक की भी अगर मेडिसिन है तो तब यूज़ करें। बिकॉज सेल्फ़ मेडिकेशन से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सोच लीजिए कि एक डॉक्टर जिस तरह के इसको टैकल कर सकता है, नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। समटाइम ऐसा होता है कि हम एक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन ये कि वो उसका इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए जब इंटर करंट रेमेडी देनी होती है तो पेशेंट आपके पास नहीं होता, क्योंकि वो एक मेडिसिन पूछ के आपसे चले जाते हैं, या आप एक मेडिसिन का मशवरा ले लेते हैं तो उसके बाद केस को कैसे लेके चलना है वो नहीं पता। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक डॉक्टर से इलाज करवाइए, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।